वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 6 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये इन्फॉर्मेशन है मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसे 10 ऑफ जनवरी 2021 से स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। टोटल 8 फुल लेंथ पेपर्स होंगे, सिनॉप्सिस वगैरह अवेलेबल होगा और ऑनलाइन इवेल्युएशन भी होगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि इंडियन पेंगोलिन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस बात पर काफ़ी जोर देकर कहा कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रिक्ट निगरानी करनी होगी अगर हम पेंगोलिन की पोचिंग या ट्रेडिंग को रोकना चाहते हैं। तो पेंगोलिन कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि यहाँ पर एक इमेज लगाई गई है। बहुत फ्रीली कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर पेंगोलिन की इमेजेस एंड वीडियो शेयर किए जाते हैं और जो खरीदने वाले लोग हैं वो उसे खरीदते हैं। प्रॉपर ट्रेडिंग होती है। इसे रोकने की ज़रूरत है। पेंगोलिन के बारे में बात करें तो ये एक स्केली एंड टीटर मैमल होता है। आपको इसके ऊपर एक परतदार स्कल दिखेगा। इसके पास केराटिन स्केल्स होते हैं जो इसकी पूरी स्किन को कवर करके रखते हैं, जिसे आप इमेज में इस तरीके से देख सकते हैं। ये इसको सिक्योर करते हैं किसी भी अन्य जीव के अटैक से जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है। ये देखिए, अगर आप इनके डाइट की बात करें तो ये कीट भक्षी होते हैं, कीड़ों को खाते हैं। मेनली चींटियों को और टर्माइट्स को अपनी लंबी जीभ की मदद से ये आसानी से पकड़ के खा लेते हैं अपनी टंग की मदद से। टाइप्स की बात करें तो देखिए, पेंगोलिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 2 टाइप्स मिलते हैं। वैसे तो 8 स्पीसीज होती हैं इसकी। इंडियन पेंगोलिन ऑब्वियसली इंडिया में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइनीज़ पेंगोलिन भी इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर आप इंडिया का जो एरिड रीजन है, हाई हिमालयाज़ का या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वहाँ छोड़ दें तो लगभग हर जगह मिल जाएंगे। बाकी जो ये पेंगोलिन की प्रजाति है वो आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इन जगहों पे भी मिल जाएगी। चाइनीज़ पेंगोलिन आपको हिमालयन फुटहिल्स में मिल जाएंगे और फिर नेपाल, भूटान, नदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, सदर्न चाइना यहाँ पर मिल जाएंगे। कंजर्वेशन स्टेटस इंपॉर्टेंट है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। तो ये बातें आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछ लिया करती है। और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है, मतलब अच्छी खासे लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ग्रांट किए गए हैं। थ्रेट वही हंटिंग एंड पोचिंग, कई बार कंजम्पशन के लिए तो कई बार ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाता है कई बार इनके मीट और स्केल्स के लिए, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में लाइक चाइना और वियतनाम। ये तो कुछ भी खाने में कंफर्टेबल रहते हैं तो इसको भी खा जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये आर्टिकल देखा। अगला आर्टिकल जुकोव फॉरेस्ट फायर के बारे में है। अभी एक वाइल्ड फायर देखने को मिला जुकोव वैली में, जो कि आपको मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे मिलेगा, जिससे इन्वायरमेंट को काफ़ी डैमेज हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले इसकी लोकेशन आप मैप में देखिए। ये मैप है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। ये नागालैंड है और ये मणिपुर है। यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर वाले एरिया में जोकोव वैली है और वहीं पर ये फॉरेस्ट फायर आउटब्रेक होता है। लोकेशन हमने देखी ली। देखिए यहाँ पर आपको ये मतलब जो सेंचुरी है ये ब्लिथ ट्रेजुपन, जो कि नागालैंड का एक स्टेट बर्ड है, उसके लिए भी जाना जाता है। आप इस बर्ड को इस इमेज में देख सकते हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको एक रेयर जोकोव लिली फ्लावर भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी रेयर है। उसे भी यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसे भी। ये वैली जो है इसे नागालैंड स्टेट का वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हम इसे नागालैंड स्टेट का वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं तो एक्चुअली में वैली ऑफ फ्लावर्स है कहाँ पे? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम जो आप लास्ट के जो क्वेश्चन हैं उनका रिप्लाई करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसका जवाब दीजिएगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एम्बिशियस प्रोजेक्ट सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज इसे लॉन्च किया, स्टार्ट किया। अब नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, सी प्लेन मतलब समंदर में चलने वाला प्लेन। तो ऐसा प्लेन होता है जो कि समंदर से टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि ये पानी में तैर सकता है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। देखिए, इसके लिए इसके जो ऑपरेशंस हैं उनको कमेंस करने के लिए रूट्स वगैरह डिसाइड किए जा रहे हैं और इस पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाया गया है। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एक मैकेनिज्म होता है
एक सेटअप होता है जो किसी पार्टिकुलर पर्पस से बनाया जाता है, उसको एक काम दे दिया जाता है, स्पेशल पर्पस से बनाया जाता है, नाम से स्पष्ट है, उन्हें वही काम करना होता है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट किया जाएगा सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत काम करता है। ये जो एयरलाइन के ऑपरेशंस होंगे, इनके लिए जो ऑपरेटर्स हैं, जो एयरलाइन को ऑपरेट करते हैं, उनको बुलाया जाएगा कि आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाइए एचडीसीएल के साथ मिलकर, और फिर आप इस पूरे सी प्लेन सर्विस को तैयार करिए, लॉन्च करिए। गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहां पर वो सब्सिडाइज्ड जो एयरवेज हैं या जो एयर ट्रेवल की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज़ उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। जो रूट्स हैं या जो ऑपरेशंस होंगे एसएसपीएस के भी, वो इसी स्कीम के तहत कंडक्ट किए जाएंगे। तो थोड़ी बहुत सहूलियत इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को भी मिली जाएगी। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो उमेद पावनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी एक टाइग्रेस और उनके 2 बच्चे मरे हुए पाए गए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये जो करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये महाराष्ट्र के नागपुर में सिचुएटेड है। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। उमेद पावनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है, एक फॉरेस्ट के माध्यम से, जो कि वेनगंगा रिवर के बिल्कुल सटा हुआ है, उससे ये जुड़ता है उससे। और जो वेनगंगा रिवर है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इस सेंचुरी में आपको कई सारे जीव दिख जाएंगे, लाइक टाइगर, गौर, वाइल्ड डॉग्स और कुछ रेयर एनिमल्स लाइक फ्लाइंग स्क्वायरल, पेंगोलिन्स और हनी बैजर्स। लोकेशन डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र का नागपुर। कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज जो महाराष्ट्र में हैं उनके बारे में भी जानकारी रखिए। तडोबा नेशनल पार्क, गूंगावल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। तो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हमने देख लिए, जानते रहिए। जो अगला आर्टिकल है वो डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में है। देखिए कई बार अब ऐसा देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं न्यूज़ अवेल करने के लिए। कोई ट्विटर पे लोगों को फॉलो कर रहा है, कोई फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम के ज़रिए न्यूज़ कलेक्ट कर रहा है। अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करने में काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस न्यूज़ को सही मानते हैं, लेकिन उनके गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। केरला की सरकार इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न है। उन्होंने अभी हाल ही में डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम चलाया, अनाउंस किया है इनफैक्ट कि चलाएंगे, और इसको नाम दिया गया है सत्यमेव जयते। ये जो प्रोग्राम है इसके तहत स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कई सारी बातें पढ़ाई जाएंगी कि जब आप डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कितनी सावधानी बरतनी है। यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। 5 फोकस पॉइंट एरिया होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप अवेल कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलती क्यों है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम सोशल मीडिया पर सही कंटेंट कंज्यूम करें, फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने वाले लोगों को आखिर फ़ायदा क्या होता है, वो ऐसा करते क्यों हैं, और लोगों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो इससे बच सकें और इन्हें रोक सकें। ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता होंगी तो लोग कॉन्शियस होंगे। क्योंकि स्मार्टफोन और इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो केरला में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इवन न्यूज़ अपडेट्स के लिए, जो कि काफ़ी दिक्कत वाला होता है अगर आपको गलत न्यूज़ मिल रही है तो। इसीलिए लोगों को समझना होगा कि क्या लॉज एंड बेंचमार्क्स हैं जो कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर हमें कैसे ट्रुथ और अनट्रुथ से बचना होगा, उसके बीच में डिस्टिंक्शन इंश्योर करना होगा। ये जो वर्ड है सत्यमेव जयते, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ट्रुथ अलोन ट्रम्प, सत्य की सदैव जीत होती है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि एक हिंदी स्क्रिप्चर है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसे नेशनल मोटो के तौर पे स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है वहाँ पर, और ये हमारे इंडियन नेशनल एम्बलम का एक इंटीग्रल पार्ट भी है। सत्यमेव जयते हमारी जो करेंसी है और कई सारे नेशनल डॉक्यूमेंट्स पर साइड में लिखा हुआ मिलता है। हमारा अगला आर्टिकल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। IAEA ये यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर वॉचडॉग की तरह काम करता है, देखता रहता है कि न्यूक्लियर फील्ड में पीसफुल तरीके से दुनिया में इस्तेमाल हो, उसका मिसयूज ना हो। अभी IAEA ने एक इंफॉर्मेशन कंफर्म की जिसके बाद ये न्यूज़ में आ गया कि ईरान यूरेनियम को एनरिच करने की कोशिश कर रहा है विद 20% प्योरिटी, वो भी फॉर द प्लांट में। देखिए ईरान और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि ईरान
न्यूक्लियर एनर्जी का केवल पीसफुल पर्पसेस से इस्तेमाल करेगा। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस एग्रीमेंट को अपनी ओर से यूनिलैटरली कैंसिल कर दिया, जिसके बाद से अब ईरान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का प्लान बना रहा है, या ऐसे प्रयास कम से कम किए जा रहे हैं, ऐसा कई बार न्यूज में आता है। बात करते हैं IAEA के बारे में। 1957 में इसे बनाया गया था। इसका पर्पस है कि सेफ, सिक्योर और पीसफुल इस्तेमाल हो किसका, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का। यह रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी और सिक्योरिटी काउंसिल को भी। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। अब यहां पर देखिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक NPT है। NPT और कई सारे जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स स्प्रेड ना हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पीसफुल पर्पस से हो। इसलिए IAEA को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करते रहें कि इसका मिसयूज ना होने पाए। कुछ कंट्रीज IAEA के जो सेफगार्ड मैकेनिज्म्स हैं उसमें अप्लाई कर देते हैं कि आप आइए, हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स हैं, उसको चेक करिए कि हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। इंडिया भी ऐसे देशों में से है जो कि इंस्पेक्शन अलाउ करता है। अभी इंडिया कुछ और नए रिएक्टर्स को IAEA के सेफगार्ड में डालने वाला है। हम असेसमेंट कर रहे हैं। हम ऐसे ही मतलब अगर हम यूरेनियम प्रोक्योर करके किसी दूसरे देश से और फिर अपना न्यूक्लियर प्लांट चला रहे हैं तो हम बोलते हैं कि आके देख लीजिए, हम किसी से न्यूक्लियर मटेरियल लेकर बॉम्ब वगैरह नहीं बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, बाकी पीसफुल पर्पज से काम कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो। हमारा अगला आर्टिकल डीपोर बील के बारे में है। आसाम ने अभी कम्युनिटी फिशिंग को रोक दिया है डीपोर बील में, जो कि एक वेटलैंड है, गुवाहाटी के साउथ वेस्टर्न किनारे पर आपको मिलेगा और आसाम की एकमात्र ये रामसार साइट भी है। तो अब वहां पर जब एक साथ लोग मिलकर जाते थे, फिशिंग वगैरह करते थे, उसको उन्होंने रोक दिया, बोले इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। डीपोर बील की बात करें तो आपको ये लोकेशन हमने देखा गुवाहाटी सिटी में, जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, वहां पर सिचुएटेड मिलेगा। ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो पहले का चैनल था बिल्कुल उसके पास में, मेन रिवर के साउथ में आपको देखने को मिलता है। ये एक वेटलैंड है। रामसार कन्वेंशन के तहत इसे 2002 में लिस्ट किया गया था ताकि अच्छी तरीके से हम इसे कंजर्व कर सकें। ये लोअर आसाम के ब्रह्मपुत्रा वैली में कुछ बड़े वेटलैंड्स में से एक है। इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है, कई सारी माइग्रेटरी स्पीसीज भी आती हैं यहाँ पर। फौना की बात करें तो आपको यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स मिलते हैं, लेसर एडजस्टेंट स्टॉक्स और एशियन एलिफेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए, जो फ्रेश वाटर फिश है जो यहाँ डीपोर बिल में मिलती है, आसपास के लोगों की इनकम का सोर्स है, वो मछली पकड़ के अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन वेटलैंड इकोसिस्टम की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अब इस पर रोक लगा दी गई है, जबकि बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट भी रहते हैं। हमारा अगला आर्टिकल बर्ड फ्लू के बारे में है। बर्ड फ्लू को कंफर्म किया गया है केरला, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। बर्ड फ्लू को हम पॉपुलरली या सामान्य भाषा में तो हमें बर्ड फ्लू ही देखने को मिलता है ये वर्ड, लेकिन इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली डिसीज़ है जो कई सारी फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स में देखने को मिलता है, लाइक चिकन्स, टर्कीज़। ये जो बर्ड है ये टर्कीज़ हैं, क्वेल्स, गिनी फाउल, इन सभी में। इवन जो पेट बर्ड्स हैं, वाइल्ड बर्ड्स हैं, वहाँ पर भी ये फैल जाता है। ये कई बार ह्यूमंस में भी आ जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा के अगर हम कांटेक्ट में चले जाते हैं, जो लोग पक्षियों को पालते हैं या उनकी देखरेख करते हैं, उनको इसका खतरा रहता है। जो बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन होता है उसमें जो इन्फ्लुएंजा वायरस इसको कॉज करता है, उसके 3 टाइप्स होते हैं, A, B, C। केवल टाइप ए ही है जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, पक्षियों को इन्फेक्ट करता है, और ये जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक का मतलब ये है कि ये पक्षियों से इंसानों में आ जाता है। बाकी टाइप बी और सी ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, बहुत हल्की डिसीज होती है ये। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखना चाहें तो H5N1 जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को स्प्रेड करता है, ये वायरस है जो बर्ड फ्लू कॉज करता है। ये हांगकांग में फॉर द फर्स्ट टाइम 1997 में डिटेक्ट किया गया था। इसका आउटब्रेक पहली बार वहाँ देखा गया। बाद में धीमे धीमे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलता चला गया। अभी जो स्ट्रेन पाया गया है वो H5N8 है। कॉमनली जो मिलता है वो H5N1 होता है। अभी H5N8 इसका सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो रिपोर्ट किया गया है केरला में। देखिए, ये बर्ड्स के लिए तो काफ़ी लीथल होता है, लेकिन ये ह्यूमंस में काफ़ी कम फैलता है अगर आप कंपैरिजन H5N1 से करें तो। सोर्स क्या है इस बर्ड फ्लू का, ये तो अभी भी क्लियर नहीं है। अगर कंट्रोल करने की बात आती है तो फिर यही होता है कि जहाँ पर इसका स्प्रेड होता है वहाँ पर पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है, फिर उनको सेफली दफना दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, ताकि इसका स्प्रेड रोका जा सके। जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च के बारे में है, जिसे आप पॉपुलरली आर्टिफिशियल सन कह सकते हैं। आर्टिफिशियल सन, जिस पर अभी हमने चाइना के बारे में एक आर्टिकल कुछ समय पहले डिस्कस किया था, इस पर साउथ कोरिया भी काम कर रहा है। तो जो साउथ कोरिया है
उन्होंने अभी एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टेम्परेचर अवील किया है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी जनरेट होने का वो तरीका जो सन में मिलता है, सूरज में मिलता है। तो ये सूरज की तरह चमकता नहीं है, ये एक प्रकार की फैसिलिटी है, आप रिसर्च फैसिलिटी कह लीजिए, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। हम आर्टिफिशियल सन इसलिए कह देते हैं क्योंकि जिस मैकेनिज्म से सन में एनर्जी पैदा होती है, बिल्कुल उसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके यहाँ पर एनर्जी पैदा की जाती है। तो इस फैसिलिटी में 20 सेकेंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अवेल किया गया। ये टेम्परेचर इस रिसर्च फैसिलिटी की जो दीवारें हैं इनको टच ना करें, इसीलिए इसको एक मैग्नेटिक फील्ड से स्प्रेड होने से रोक दिया जाता है, क्योंकि अगर ये किसी भी दीवार से टच करेगा, चाहे वो कंक्रीट की हो या किसी भी मेटल की हो, वो उसको गला देगा। अब ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कितना ज़्यादा, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो सूरज है वहाँ पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। मतलब ये जो आर्टिफिशियल सन में एनर्जी लेवल अवेल किया गया है वो सन के कंपैरिजन में 6.6 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके उसके चारों ओर इसे उस फैसिलिटी की दीवार से टच होने से ना रोका जाए, तो क्या आपको लगता है इतना टेम्परेचर कोई भी मेटल झेल पाएगा? इसे जो नाम दिया गया है वो है KSTAR, वही कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। उम्मीद की जाती है कि अगर ये फैसिलिटीज़, ये रिसर्च सफल होती है और इसका ईजी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आने वाले समय में हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज, ये प्रोजेक्ट इंडिया के स्टेट्स को नेबरिंग कंट्रीज से सी प्लेन सर्विसेज से जोड़ेगा। IAEA 1957 में बनाया गया था ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज हो। दीप ओरबील परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। कस्तार मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस फ्रांस से बिलोंग करता है। बर्ड फ्लू, ये बर्ड्स के लिए जो लीथल होता है, लेकिन इसका ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेडिंग है वो H5N1 की तुलना में कंपैरेटिवली कम है, लोअर है। तो ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पूरे सेशन की PDF आपको OnlyIAS के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।